11th क्लास के बच्चों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। और आज हम पार्ट 6 3 वर्ग के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैंने इसका लिंक आपको कल शेयर किया था और मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ लें। देखो, इसमें से हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आज इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बट वी विल डिस्कस ओनली 5 to 7 टॉपिक्स टुडे, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर के साथ हमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर्स को लेकर बायस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके बारे में हमें विस्तृत पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में सभी बच्चों को कैसे हम बुक डाउनलोड करें वो बताया था। एनसीईआरटी की बुक्स कैसे डाउनलोड करें। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, अगर सबके पास है तो बहुत बेटर द बेस्ट है। अगर नहीं है तो आपको मैंने बताया था कि आप सीबीएसई की इस तरह से पूरे वीडियो इस पर मैंने बनाकर आपके साथ शेयर की थी कि आप ऐसे बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कक्षा 11 का पार्ट 6 थे 3 वर्ग। 3 वर्ग मतलब 3 लेयर्स ऑफ जनरेशन गैपिंग सिस्टम। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, भूस्वामियों के विवरण, मूल्य और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म मृत्यु विवाह के आलेख, चर्च से प्राप्त आलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों या सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। देखो, यूरोप का जो इतिहास है उसके बारे में हमें जो बेसिक जानकारीज है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो भूस्वामियों के विवरण मतलब उन किसानों या उन लोगों के रिटर्न नोट्स हैं जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी या जो ज़मीन पर काम किया करते थे। कुछ कोर्ट केसेस के डिसीजंस, उनकी पूरी स्टोरी, डिस्क्रिप्शंस, पूरा उससे भी हमें पता चलता है कि शायद उस समय इस तरह की व्यवस्था रही होगी। चर्च का जो अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है उससे भी हमें यूरोपीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। गीत, कहानियाँ, स्टोरीज़, सॉन्ग्स, उस समय के लोक कथाएँ, प्रचलित गाथाएँ, इन सब से भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में पता चला है। और उन इतिहास को हमने विशुद्ध करके, कहानियों को विशुद्ध करके इतिहास के विशुद्धिकरण की तरफ कदम बढ़ाया है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट आता है सामंतवाद। एक तरह की कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। सामंतवाद हो जाना, देखो आज भी कहते हैं कि ये इनके सामंत हैं। मतलब कोई बड़ा आदमी है, वो काम नहीं करता है तो वो अपना काम किसी और से कराता है, तो वो आदमी उसका सामंत हो जाता है। ये संबंध हमें कृषि में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ जो बड़े किसान थे या जो बड़े मालिक थे वो अपने यहाँ नौकर रखते थे जिसको सामंत कहा जाता है। इस घटना के बारे में हमें एक पूरा हिस्टोरिकल ग्राफ या पूरा एक हिस्टोरिकल चैप्टर या पूरा एक हिस्टोरिकल बुक मिलती है जो सामंतवाद के ऊपर ही लिखी होती है। ये जो शब्द है ये फ्यूड से बना है। दैट इज़ ए जर्मन वर्ड। फ्यूड इज़ अ जर्मन वर्ड। एक्चुअली वी कॉल्ड सामंतवाद फ्यूडलिज्म इन इंग्लिश। फ्यूडलिज्म मीन्स सामंतवाद। फ्यूड मीन्स भूमि का टुकड़ा, ए पार्ट ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड, दैट इज ए फ्यूड, एंड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। ओके। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लैक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को पढ़ने पर जोर, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। ओके, सामंतवाद है उनकी फ्यूडलिज्म को जो सबसे पहले किसी ने स्टडी करना शुरू किया तो उसका मार्क ब्लैक, जो एक फ्रांसीसी स्कॉलर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि फ्रांसिस ब्लैक का ये मानना था कि अगर किसी इतिहास को हमें क्रम से रखना है तो हमें लोगों के व्यवहार, उनके काम करने के तरीके, उनकी व्यवस्थाएं, उनके जीने का तरीका, उनकी परिस्थितियां, उनके साथ अच्छा बुरा सबका व्यवहार करना होगा। और
इस कड़ी में सबसे अच्छा उदाहरण सामंतवाद है, इसलिए हमें सामंतवाद को अच्छे से पढ़ना होगा। ये बात भी उनकी सही थी, क्योंकि सामंतवाद जो थी उस समय के समाज की या देश की या व्यवस्था की रीढ़ हुआ करती, तो इसको पढ़ना उस पर्टिकुलर समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम इस इतिहास को क्रमबद्ध और सही तरीके से रख पाएंगे। फ्रांसीसी समाज मुख्य 3 वर्गों में विभाजित है, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। जो हमारे चैप्टर का टाइटल है 3 वर्ग, तो ये 3 वर्ग हैं। एक है पादरी, एक है अभिजात, एक है कृषक। पादरी वेल नॉन होता है, सब जानते हैं, जो चर्च में रहता है, जो प्रीस्ट होता है, दैट कॉल्ड पादरी। अभिजात वर्ग मतलब वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो अपने आप को एक वेल मेंटेन सिचुएशन में रखते हैं कि हाँ हमें पता है ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, वो अभिजात वर्ग है। या पढ़ा लिखा या धनिक वर्ग भी आप इसको ऐसे मान सकते हैं, अभिजात वर्ग। दूसरा के बाद आता है तीसरा वर्ग, कृषक वर्ग। फार्मर्स, बेसिकली फार्मर्स उस समय की रीढ़ है, लेकिन फिर भी ये वर्ग में तीसरे नंबर पर रखते हैं, क्योंकि ये केवल काम करते हैं खेती का और अपना मेहनताना अपनी कमाई लेते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये इनका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप में अनेक जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार किया। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जब इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार किया ना जर्मन्स ने, तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उन क्षेत्रों में भी पहुँचे। बहुत सारी व्यवस्थाएँ, बहुत सारी प्रथाएँ उन क्षेत्रों में पहुँची। जो पहले जर्मन या उसके इलाकों में आसपास में हुआ करती थी, वो सारी व्यवस्थाएँ उन देशों में भी पहुँची जो देश वहाँ पर थे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये व्यवस्थाएँ वहाँ पहुँची तो इनका वहाँ एप्लीकेशन होना ज़रूरी था। इनका हुआ भी, तो दोनों व्यवस्थाएँ आपस में टकराई भी। इसके बारे में आपको एक अलग चैप्टर बन जाता है, समझ गए? इसको लेकर फिर एक अलग चैप्टर आपको किताब में मिलता है, तो हम अपने उस चैप्टर पर नहीं जाएंगे, केवल इसी चैप्टर के दायरे में रहेंगे, क्योंकि हमें ये चैप्टर पढ़ना है। चलिए, रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में विस्तरण हो गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभर देखो, जब धीरे धीरे रोमन साम्राज्य बढ़ने लगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोमन साम्राज्य की चर्च। उस समय के चर्च बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, उनके पास अपनी ज़मीन हुआ करती थी, अपने पॉलिटिकल राइट्स हुआ करते थे, अपनी शक्तियाँ हुआ करती थी। कुछ पादरियों के तो ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि उनके पास अपनी सेना भी हुआ, ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय के जो वर्ग हैं उसमें पादरी वर्ग पहले क्रम में आता है, कि ये दोनों, इन दोनों बाद के दोनों जो वर्ग हैं इनसे ऊपर इस अपने आप को रखना है, उसने दिखाया है। ओके, एक टॉपिक और कर बताता हूँ आपको। पादरियों व बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च में धर्मोपदेश। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे भिक्षुक कहलाते थे। भिक्षुक व्यवस्था, मठों में रहना, निश्चित नियमों का पालन करना और आम आबादी से दूर रहना। पादरी और बिशप ईसाई धर्म का मार्गदर्शन करते थे, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। ठीक है जी। इनका काम था चर्चों में धर्मोपदेश, चर्च में धर्म का उपदेश देना कि ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये पुण्य है, ये पाप है। ये सारी व्यवस्थाएं पादरी एवं बिशप ही किया करते थे। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे वो समुदाय से बाहर रहते थे, यानी कि वो समाज से बाहर रहते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ साधु सन्यासी होते हैं, वो समाज से बाहर रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को धार्मिक श्रेणी में रखते हैं। भिक्षुक वर्णन पहले भी पढ़े होंगे या आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुक वर्ण आता है। इनकी विशेषता ये होती है कि ये समाज से बाहर रहते हैं, ये अपने लिए घर नहीं बनाते हैं, मठों में रहते हैं। मठ मतलब प्लेसेस वेयर भिक्षु कैन स्टे फॉर शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम। ये मठों में रहते हैं, निश्चित नियमों का पालन करते हैं और आम आबादी से दूर रहते हैं।
मन का मतलब इनका सोशल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इनका ज़्यादा सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, ये बहुत कम ही सोशल होते थे। तो आज के इस चैप्टर में हम केवल इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। ओके गुड बच्चों, थैंक यू।